नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स पर। तो आज हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ही आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हाउसेस के बारे में समझा था कि पार्लियामेंट के जो अलग अलग हाउसेस हैं उनका किस तरीके से कंपोजिशन है, कब नाम अडॉप्ट किए गए, इन जनरल पार्लियामेंट किसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हमने समझी थी। आज पार्लियामेंट वाले पार्ट में ही हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीज़ें देखेंगे। जैसे सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज आती है मेंबर्स की क्वालिफिकेशन। कि अगर आपको भारत की संसद का सदस्य बनना है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आपको बनना है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि आपको सांसद बनना है, तो सांसद बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन लगती है उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो हमारे यहाँ पे जो है वो है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। बीच में एक डिबेट आई थी कि सिटीजन कैसा होना चाहिए, बाय बर्थ या नेचुरलाइज्ड सिटीजन भी हो सकता है। सिटीजनशिप को लेके अलग अलग तरीके की ये 5 प्रोसेस होती हैं जिनके थ्रू सिटीजनशिप मिलती है। ठीक है, जैसे बर्थ से हो गया, डेसेंट से हो गया, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, तो ऐसे अलग अलग प्रोसेस होती हैं। तो इसमें जैसे अमेरिका में होता है कि जो बाय बर्थ जिसके पास सिटीजनशिप हो, केवल वही यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है। तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल इतना लिखा है कि सिटीजन हो अगर इंडिया का तो वो चुनाव लड़ सकता है और सांसद बन सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्या है कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। फिर आपने देखा होगा जब भी चुनाव आते हैं सांसद के, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो नेताजी बढ़िया रैली निकालते हैं, 50-100 गाड़ियां पीछे चलती हैं, ढोल नगाड़ों के साथ जाते हैं कलेक्ट्रेट या जिस भी ऑफिस में फंक्शन वहां पे फॉर्म सबमिट करना होता है। तो जहां पे फॉर्म सबमिट करने जाते हैं वहां पे एक पर्सन के सामने इनको ओथ लेनी पड़ती है। वो पर्सन जिसके सामने इनको ओथ लेनी है वो डिसाइड कौन करेगा, तो इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑथोराइज करेगा किसी एक पर्सन को। इन जनरल सांसद के केस में रफली डीएम होता है। ठीक है, जब एमएलए का केस होता है विधायक का तो एसडीएम होता है। इन जनरल ये होता है, बाकी और कोई भी इनकी जगह हो सकता है। जैसे उस जिले में एडीएम को भी चार्ज दिया जा सकता है, एसडीएम की जगह तहसीलदार को भी चार्ज दिया जा सकता है। तो इलेक्शन कमीशन जिस पर्सन को भी ऑथोराइज करेगा उसके सामने इनको एक ओथ लेनी पड़ेगी। ओथ क्या लेनी पड़ेगी कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसमें फेथ और एलिजियंस है, और भारत की सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी, दैट इज अखंडता, और भारत की अखंडता और एकता को अपहोल्ड करेंगे, एक साथ बना के रखेंगे। तो ये इस तरीके की इनको वहां पे ओथ लेनी पड़ती है। इसके बाद एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है। राज्यसभा का सांसद बनने के लिए मिनिमम 30 ईयर्स एज होनी चाहिए, और लोकसभा का सांसद बनने के लिए 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए। ये सारी चीजें तो कहाँ लिखी हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इतना याद रखना, ये सारी चीजें लिखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा एक चीज और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है कि ऐसी जो भी क्वालिफिकेशंस जो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करना चाहे वो सारी भी फुलफिल करनी पड़ेगी। इस पर्पस के लिए पार्लियामेंट लेके आई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, दैट इज आरपीए एक्ट 1951। उसमें बोला कि जिस भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी से वो चुनाव लड़ रहा है वहां पे एक रजिस्टर्ड इलेक्टर होना चाहिए, मतलब वहां की जो वोटर लिस्ट है उसमें इसका नाम होना चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में वो इलेक्टर होना चाहिए राज्यसभा का अगर वो चुनाव लड़ रहा है तो। और अगर रिजर्व कैटेगरी की सीट पर वो चुनाव लड़ रहा है तो रिजर्व कैटेगरी से ही बिलोंग करना होना चाहिए। जैसे अगर कोई एससी सीट पर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो एससी कम्युनिटी से ही होगा, तभी वो एससी सीट पर कंटेस्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये चीजें कब आई? जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 लाया गया। ठीक है, क्वालिफिकेशन होगी तो किसी ना किसी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन भी होगी। तो डिस्क्वालिफिकेशन किन केसेस में हो सकती है? तो सबसे पहला तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब एक ही टाइम पे दो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं और एक ऑफिस के थ्रू दूसरे को प्रॉफिट पहुंचाया जा सकता है। सिंपल सा एग्जांपल आप ऐसा समझो, जैसे कोई एमपी बन गया, ठीक है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, सांसद बन गया, साइड बाई साइड वो किसी इंडस्ट्री में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है, किसी भी एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। अब मान के चलो जब कभी भी किसी वो कमेटी का पार्ट बना पार्लियामेंट में और वो कमेटी डील कर रही है ऐसे किसी मैटर से जो इस कंपनी से रिलेटेड है,
तो इस केस में क्या कर सकता है, वो पूरे तरीके से फेयर इंक्वायरी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसका भी यहाँ पे रोल है। तो ये हो गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि वो यहाँ पे क्या करेगा, इस कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे केसेस में जहां पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन्वॉल्व हो, वहां पे इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए इलेक्ट हो गया, तो ये प्रेसिडेंट रहते हुए लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता, इसको वहां पे ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन में क्या है, पहला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, अनसाउंड माइंड। ठीक है, मतलब काम करने की स्थिति में वो ना हो, पागल हो गया हो, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा हो। लेकिन ऐसे तो सभी रोड चलते बोलते हैं कि नेता पागल होते हैं, ठीक है, कुछ भी बोलते रहते हैं, जुमलेबाज होते हैं। तो ऐसे हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है। जब उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया हो किसने, कोर्ट ने, अगर कोर्ट ने उसको पागल डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ इसका दिमाग सही स्थान पर नहीं है, ये सही तरीके से काम नहीं कर सकता है, तभी डिस्क्वालीफाई होगा। ठीक है, तो कोर्ट से प्रूफ करा के लाना पड़ेगा, ऐसे किसी के बोलने से काम नहीं चलने वाला है। अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, मतलब अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहा हो या नहीं कर पा रहा हो, उतना कैपेबल नहीं हो उस काम करने के लिए, तो भी उसको उस जगह से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। चुनाव लड़ते टाइम उसने इंडिया की जो सिटीजनशिप रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दिए वो फेक निकले, बाद में पता लगा कि ये भारत का सिटीजन नहीं है, तो इस केस में भी इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि क्वालिफिकेशंस चाहे तो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि पार्लियामेंट चाहे तो डिस्क्वालिफिकेशंस भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो पार्लियामेंट ने किया भी, फिर से वही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में लिखा कि अगर वो किसी भी इलेक्शन ऑफेंस या करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व पाया जाता है, उसका गिल्टी होता है, तो उस केस में उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। जैसे मान के चलो, ये आपने देखा है जैसे चुनाव के टाइम पे शराब बांटी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं, तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आ गया कि इनमें अगर पकड़ा गया। इलेक्शन ऑफेंस क्या हुआ, तो जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे आचार संहिता जिसको हम बोलते हैं, अगर इसका वॉयलेशन हुआ और उसमें अगर गिल्टी करार दे दिया इसको, ठीक है, तो उस केस में भी यहाँ पे इसको हटाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसा कोई भी क्राइम जिसमें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती हो, उस केस में अगर ये कन्विक्टेड है तो उसमें भी इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर जिसमें जहां पे जो ओथ लेना था, तो जो भी इलेक्शन कमीशन ने जिस पर्सन को ऑथराइज किया था, उसी पर्सन के सामने ये फॉर्म सबमिट करता है अपना, जैसे वो डीएम या एसडीएम जो भी है, अगर उसके बाद उसके पास ये अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स सबमिट नहीं कर रहा है या गलत रिकॉर्ड सबमिट कर रहा है, तो उस केस में भी यहाँ पे क्या होगा, इसको हटा दिया जाएगा। फिर इसके बाद किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट वर्क या गवर्नमेंट सर्विस में वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी जो ऑफिसर्स होते हैं वो पहले रिजाइन करते हैं, देन पॉलिटिक्स में आते हैं, तो आप सर्विस में रहते हुए पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मैंने बताया। किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में 25% या उससे ज़्यादा होल्डिंग्स हो, तो उस केस में भी वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर उसको करप्शन के केस में किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से डिसमिस किया गया है, तो उस केस में यहाँ से भी डिस्क्वालीफाई होगा। दो गुटों के बीच में अगर वो क्या कर रहा है, यहाँ पे भड़का रहा है, दुश्मनी फैला रहा है, तो उस केस में भी उसको हटाया जाएगा। किसी सोशल क्राइम को बढ़ावा दे रहा है या उसको प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे अनटचेबिलिटी हो गया, ठीक है, इस टाइप के कोई भी क्राइम है, इनको सोशल क्राइम बोलेंगे। अगर उस केस में लोगों को भड़का रहा है कि आप ऐसा कुछ करो, या खुद भी वो कर रहा है, तो उस केस में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके बाद जब राजीव गांधी की सरकार आई, तो उस टाइम पे बहुत सारे केसेस होते थे डिफेक्शन के। अभी भी जैसे गोवा को लेके ये बात चल रही है, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ कि मेजॉरिटी पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन बाद में क्या हुआ, जितने वहाँ के एमएलएस थे वो सारे बीजेपी में चले गए, तो पब्लिक ने चूज किया कांग्रेस को, लेकिन सरकार बन गई बीजेपी की। ठीक है, तो ये इसी तरीके से डिफेक्शंस हुए राजीव गांधी के टाइम पे, जो आपका 80s का एरा था उसमें। तो इसका एक फेमस एग्जाम्पल है, हरियाणा के एक सांसद हुआ करते थे गया राम करके। ठीक है, तो गया राम के साथ क्या था, एक ही दिन में 2-3 बार इन्होंने अलग अलग पार्टीज चेंज की, तो इन पे एक फेमस कोड भी था, आया राम गया राम। तो
उस टाइम पे जरूरत लगी कि लोग पार्टीज चेंज ना करें, तो उसके लिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। उसमें कुछ चीज़ें लिखी गई कि जैसे अगर आप चुनाव के बाद पार्टी चेंज करते हो तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। इंडिपेंडेंट मेंबर अगर चुनाव के बाद किसी पार्टी में जा रहा है, तो ऐसे अलग अलग कंडीशंस दी हुई है। तो एंटी डिफेक्शन एक्ट में जो भी कंडीशंस दी हैं उनके बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, या फिर प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई कर सकता है इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पर। अगर ईसी ने बोला कि नहीं इसको डिस्क्वालीफाई करना है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में ये याद रखना कि डिस्क्वालीफिकेशन प्रेसिडेंट के थ्रू होगा, ना कि लोकसभा स्पीकर और चेयरमैन के थ्रू। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। तो इन केसेस में इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ की अलग से एक क्लास होगी जिसमें इन डेप्थ इसको समझाया जाएगा। अब डिस्क्वालीफाई तो हो गया, तो उस केस में भी ठीक देख लिया हमने। इसके अलावा और कौन कौन से केसेस हैं जिसमें उसकी सीट खाली हो सकती है। ठीक है, तो पहला तो आता है आपका डबल मेंबरशिप, कि उसने दो जगह मेंबरशिप ले ली हो। अब ये जो डबल मेंबरशिप का कंसेप्ट है, इसको एक्सप्लेन किया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर ही। मतलब एक साथ दो जगह से चुनाव लड़ लिया या एक साथ दो सीट पर जीत गया, तो इस केस में क्या होगा। तो पहला तो क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का चुनाव जीत गया। ठीक है, तो 10 दिन के अंदर इसको बताना पड़ेगा कि ये कौन सी सीट अपने पास रखेगा और कौन सी खाली करेगा। अगर 10 दिन में इसने नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट इसकी राज्यसभा की जो सीट है वो खाली मानी जाएगी, लोकसभा के साथ इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। मान के चलो अगर यहाँ पे ये क्या है, लोकसभा का मेंबर है, मतलब पहले लोकसभा का मेंबर है और अब राज्यसभा में इलेक्ट हो गया, तो इस केस में इसकी लोकसभा की सीट खाली हो जाएगी। अगर ये राज्यसभा का मेंबर है प्रेजेंट में और अब चुनाव लड़के लोकसभा में चला गया, तो इस केस में राज्यसभा की सीट चली जाएगी। तो जिसमें फर्स्ट मेंबर था ये, जिस हाउस में, अगर उससे दूसरे हाउस में जा रहा है तो फर्स्ट हाउस की सीट खाली हो जाएगी। दो सीट पर एक साथ ये चुनाव लड़ा। ठीक है, दो सीट पर एक साथ चुनाव लड़ा, जैसे लोकसभा की दो सीट पर एक साथ ये चुनाव लड़ा। अगर जैसे मोदी एग्जाम्पल में ले लो, मोदी ने बनारस और बड़ोदरा दोनों सीट से चुनाव लड़ा था। ठीक है, अब इनने बाद में बता दिया कि मैं रखूंगा बनारस सीट। अगर इस केस में मोदी जी नहीं बताते कि ना बनारस या बड़ोदरा में से कौन सी सीट से आगे बढ़ना है, तो इस केस में दोनों सीट खाली हो जाती। तो जब वो बताते नहीं है, अगर दो सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अगर वहां पे नहीं बताया कि किस सीट पर वो सांसद बने रहना चाह रहे हैं, तो दोनों सीट खाली हो जाएंगी। अगर एमपी और एमएलए दोनों का चुनाव जीत गया, ठीक है, मतलब वो विधायक भी बन गया और सांसद भी बन गया, तो इस केस में उसकी सांसद वाली सीट खाली हो जाएगी। ये खाली कब होगी, जब वो अपनी चॉइस नहीं बताएगा। ठीक है, अगर उसने चॉइस बता दी, जैसे इस केस में उसने बोल दिया कि मुझे सांसद की सीट रखनी है, विधायक की नहीं रखनी, तो फिर सांसद की चलेगी। तो ऐसे जो भी वो बताएगा तो वो सीट चलेगी। इन केस अगर नहीं बताता है तो बाय डिफॉल्ट ये कंडीशंस बनेंगी। इसके अलावा जैसा हमने देखा, जब उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो भी सीट खाली होगी, या फिर उसने खुद से रिजाइन कर दिया चेयरमैन या स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंप के, तो सीट खाली हो जाएगी। और लगातार 60 दिन तक बिना हाउस की परमिशन के, हाउस मतलब स्पीकर या चेयरमैन की परमिशन के, अगर वो संसद में मौजूद नहीं रहता है, तो उस केस में भी सीट खाली हो जाएगी। इसके अलावा जो वो चुनाव जीत के आया है, चाहे लोकसभा का हो राज्यसभा का हो, उसमें कोई गड़बड़ी निकली और बाद में कोर्ट ने उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि हम इस चुनाव को अमान्य करते हैं, ये वैलिड नहीं है, तो उस केस में भी डिस्क्वालीफाई होगा। हाउस से अगर स्पीकर वगैरह ने एक्सपेल कर दिया उसको, ठीक है, जैसे अभी होता है कि ये लोग कागज उछालते हैं, एक दूसरे को मार कर रहे हैं, तो किसी दिन स्पीकर को गुस्सा आया, उसने निकाल दिया हाउस से, तो उस केस में सीट खाली हो जाएगी। वो पर्सन प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो भी सीट खाली है, या फिर उसको किसी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट कर दिया तो उस केस में भी सीट खाली हो जाएगी। तो ये हमारा लेक्चर था जिसमें आज हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या डिस्क्वालिफिकेशंस है, किन किन केसेस में उसको क्वालिफाई किया जा सकता है, किन किन केसेस में डिस्क्वालीफाई करके सीट खाली हो सकती है, इस पूरे पार्ट को हमने डिस्कस किया।
किसी भी तरीके के डाउट्स या क्वेरीज आती हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जैसे कल एक बच्चे ने लिखी थी, मैंने उसका डाउट भी क्लियर कर दिया था। तो ऐसे और किसी को भी कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। जो आपके अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, उन पर वीडियोस को शेयर किया करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।